हेलो। देखना, देखो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अरे बाप रे। चलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं। फ्रैक्शन पढ़ रहे थे बच्चों अपन। कुछ नहीं दिख रहा है? एक मैंने आपको आखिरी सवाल बताया था, ठीक है। और मैंने बोला था कि ये सवाल आपके सीटेट का प्रश्न है, सीटेट में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को हमें सॉल्व करना होगा। एक सवाल और लिखिए। वो समझ लिया था ना फ्रैक्शन तो, है ना। दो तरीके के प्रश्न आएंगे। जैसे एक देखो, एक सवाल है, अच्छा सवाल है। मुझे फ्रैक्शन बताना है। फ्रैक्शन बिटवीन, किन के बीच में फ्रैक्शन बताना है? 2/5 और 4/9। ठीक है। 2/5 एंड 4/9, इनके बीच में मुझे फ्रैक्शन बताना है। चार ऑप्शन में आपको दे रहा हूं। 3/7, बी ऑप्शन है 2/3, सी ऑप्शन है 4/5 और डी ऑप्शन है 1/2। वैसे तो आप इस सवाल को कर ही लोगे, ठीक है। निम्न में से 2/5 और 4/9 के बीच कौन सा भिन्न है? बताइए। बोलिए। बताइए। अगर भिन्न का सवाल आएगा, मैंने आपको बोला दो तरीके का प्रश्न आता है। आपको फ्रैक्शन दे दिए जाएंगे,
कल का होमवर्क का आंसर बता दो, ठीक है, अभी उसको देख लेते हैं। अब ये आपके सामने है, यहां पे आपके दो फ्रैक्शन आपको दिए गए हैं। एक फ्रैक्शन है 2/5 और एक फ्रैक्शन है 4/9। इनके बीच में कौन सा फ्रैक्शन आएगा ये हम आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, दो तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के। पहला बेसिक तरीका यह है कि हम डिनोमिनेटर को सेम कर लें। पहला बेसिक तरीका यह है कि डिनोमिनेटर को क्या कर लिया जाए, सेम कर लिया जाए। पहला बेसिक तरीका क्या है, डिनोमिनेटर को सेम कर लिया जाए, जो आपने किताबों में भी पढ़ा होगा। यहां पे डिनोमिनेटर क्या नजर आ रहा है, 5, 9, 7, 3, 5, 2। आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को सेम करना होगा और न्यूमरेटर के हिसाब से हम देख लेंगे कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है। जो बड़ा न्यूमरेटर वो बड़ा फ्रैक्शन, छोटा न्यूमरेटर वो छोटा फ्रैक्शन। एक तो ये तरीका है बेसिक। दूसरा हमने आपको बता दिया था सीधे, क्या एक ट्रिक बता दी थी, और वो ट्रिक हम दोबारा से आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिफरेंस निकालना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। डिफरेंस निकालना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालिए। मॉडुलस का साइन लगा रहा हूं क्योंकि ये डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं रहेगा। और उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप ये होगा कि न्यूमरेटर से ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस का डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। केवल 3 काम करने। अब आप देखो, अगर आपने इनका डिफरेंस लिया, 5 में से 2 गए, डिफरेंस आया 3, 9 में से 4 गए, डिफरेंस आया 5। ठीक है, यहां डिफरेंस देखो कितना है, 7 में से 3 गए, यहां डिफरेंस आया 4, 2 में से 3 में से 2 गए 1, 4 में से 5 गया 1, 1 में से 2 में से 1 गया 1। ये मैं अभी क्या लिख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस लिख रहा हूं। अब इस डिफरेंसेस के न्यूमरेटर का हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जैसे मैंने 3 से 2 को काटने की कोशिश की तो ये 2.6 के आसपास आएगा। 5 से 4 को काटेंगे तो 0.8 आएगा। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब 0.6 और 0.8 के बीच की वैल्यू आनी चाहिए। जिस भी फ्रैक्शन की इनके बीच की वैल्यू आ गई वो इसका आंसर। अब जैसे 1 से 2 को काटेंगे तो इसकी वैल्यू तो 2 आनी है, 1 से 4 को काटेंगे इसकी वैल्यू 4 आनी है, 1 से 1 को काटेंगे इसकी वैल्यू 1 आनी है, और 4 को 3 से काटेंगे इसकी वैल्यू आएगी 0.7। अब 0.7 ही 0.6 और 0.8 के बीच में वेरी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसका मतलब इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में कौन सा फ्रैक्शन है, 3/7 है। हाँ या ना, यस और नो बोलो भाई। क्लियर है? हमने आपको तरीके बताए हैं। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका यह है कि जो आपका फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन की आप डायरेक्ट क्या निकाल लो, डेसिमल वैल्यू निकाल लो। उस फ्रैक्शन की आप सीधे सीधे डेसिमल वैल्यू भी निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसकी डेसिमल वैल्यू निकाल के आप नहीं कर सकते। मान लीजिए जैसे ये नंबर था 2/5 था, तो 5 से, जैसे ये देखो मैं यहां लिख देता हूं 2/5 और 4/9, 9 चौक 36। अब देखो डेसिमल वैल्यू कितने पास आ रही है, 9 चौक 36, 0.4, फिर 4 बचेगा, फिर 9 चौक 36, इसे काटोगे 0.4 आएगा। देख रहे हो, हम सीधे सीधे 5 से 2 का भाग, 2 को किससे काट दिया, 5 से काट दिया, यहां 4 को किससे काट दिया, 9 से काट दिया। हम डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते थे, 7 से काटेंगे इसको तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 7 चौक 28, 2 बचा 20 हो गया, 7 दूनी 14। ये लो भाई 0.42। आपको पता चल रहा है कि भाई 0.40 और 0.44 के बीच में कौन सा नंबर वेरी करेगा, वो 0.42 करेगा। ए ऑप्शन सही है। हमने आपको तीनों तरीके बताए। आप सीधे सीधे फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। डेसिमल की वो फ्रैक्शन की डेसिमल वैल्यू निकाल लीजिए, उससे भी कर सकते हैं। दूसरा डेसिमल वो
डिनोमिनेटर को सेम बनाकर भी कर सकते हैं। आपके पास में बहुत सारे तरीके होते हैं फ्रैक्शन के बारे में पता करने का, लेकिन सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा तरीका, दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये है सबसे अच्छा तरीका जिस तरीके से आप बड़े से बड़े फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे। जैसे आपको मैंने होमवर्क जो दिया था उसे देखो, होमवर्क सवाल जो था ना आपका, उसे आप देखो, क्योंकि वो आपके सीटेट का ही सवाल है। अच्छा, होमवर्क सवाल मैंने अलग दिया था आपको, चलो मैं होमवर्क वाले सवाल को ही देखता हूं। ये लो, आपको जो होमवर्क सवाल दिया था उस सवाल में लिखा था सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन इन एन असेंडिंग ऑर्डर। हमें असेंडिंग ऑर्डर में बताना था कि इनमें से कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, 4 ऑप्शन थे आपके। पहला ऑप्शन था 1/4 ग्रेटर देन 1/3 1/2। दूसरा ऑप्शन था 1/2 1/4 1/3। तीसरा ऑप्शन था, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन ही इतना छोटे लिखे हुए हैं कि इनमें कुछ है ही नहीं, आप तो डायरेक्ट फ्रैक्शन की भी डेसिमल वैल्यू बता सकते हो। आप सीधे सीधे फ्रैक्शन की भी डेसिमल वैल्यू बता सकते हो, सीधी बात है। आप मुझे बताइए, क्या हम इस फ्रैक्शन की डेसिमल वैल्यू नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। डायरेक्टली हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 1/4 क्या होगा बताओ भाई? 0.25। 1/3 क्या होगा? 0.33। और 1/2 क्या होगा? 0.5। 1/4 है आपका 0.25 आएगा, 1/3 कितना आएगा? 0.33 और भी, और 1/2 क्या आएगा? 0.50 भी लिख सकते हो उसको। मुझे साफ पता चल रहा है 1/4 से बड़ा 1/3, उससे बड़ा ये। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में। बताना था हमको इनमें से कौन सा बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। तो आप बोलोगे 1/4, उससे बड़ा 1/3, उससे बड़ा 1/2। ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अब जो हमारी ट्रिक है क्या इस पर लागू होगी? क्योंकि ये फ्रैक्शन इतने छोटे हैं कि जिनकी डेसिमल वैल्यू निकालना आसान है। फ्रैक्शन बहुत छोटे हैं जिनकी डेसिमल वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। समझ पा रहे हो? फ्रैक्शन बहुत छोटे से लिखे हुए हैं, लेकिन जो कल हमने सवाल दिया था, जो आपके पेपर में आया हुआ सवाल था, और ये सवाल सीटेट का था, और वो लिखा था 44/49, 33/38, 22/25 और 24/29। अब इस सवाल में जरा डेसिमल वैल्यू निकालो। आप मुझे खुद बताओ ना, इस सवाल में क्या डेसिमल वैल्यू आप बता सकते हो? ये जो फ्रैक्शन हमने लिख दिए, ये भी आपके सीटेट का सवाल है, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। 2019-20 के पेपर उठाओगे उसमें देखने को मिलेगा। अब यहां पे आपसे भी असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया था, बताओ भाई असेंडिंग ऑर्डर में इसको रख दो, बढ़ते हुए क्रम में। अब आपके हाथ पैर फूल जाएंगे। जो बच्चा इसकी डेसिमल वैल्यू निकालने बैठेगा तो वो तो गया। 44 को 49 से डिवाइड करने में हाथ पैर फूल जाने हैं, नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन बच्चों वाले हैं। 1/2 1/4 1/3, तो ये तो कर ही लोगे, इसकी डेसिमल वैल्यू तो आ ही जाती है। लेकिन जब फ्रैक्शन आपको घुमा फिरा के पूछा जाए, दिमाग खराब कर दे आपका फ्रैक्शन, मतलब इस तरह का फ्रैक्शन आपको दे दिया जाए, तब क्या करोगे? तब आपके सामने वही बेस्ट तरीका है जो हमने आपको सिखाया है। सबसे बेस्ट तरीका इसमें वही होगा। क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे। 9 में से 4 गए, 5 का डिफरेंस। 8 में से 3 गए, 5 का डिफरेंस। 5 में से 2 गए, 3 का डिफरेंस। 9 में से 4 गए, 5 का डिफरेंस। यहां पे आपको डिफरेंस लेना है और उस डिफरेंस से इसके न्यूमरेटर को डिवाइड कर देना है। 5 से काटूंगा 40 को, 8 पॉइंट कुछ आ रहा है। 5 से काटूंगा 33 को,
6 पॉइंट कुछ आ रहा है, 3 से काटूंगा इसको 7 पॉइंट कुछ आ रहा है, 5 से काटूंगा इसको 4 पॉइंट कुछ आ रहा है। अब ये क्या है, ये इसकी वैल्यू है, ये क्या है वैल्यू, और वैल्यू के अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर डिसाइड हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो आपको वो तरीका सीखना होगा, क्योंकि अगर ऐसे बच्चों वाले अगर फ्रैक्शन आएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सीधे फ्रैक्शन का डेसिमल में कन्वर्ट किया और बता दिया। लेकिन अगर ऐसा फ्रैक्शन आपके सामने आ जाए पेपर में, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने में आपको नानी याद आ जाएगी, आप निकालते रह जाओगे और आपका समय खराब हो जाएगा। क्लियर है? बस सीधे सीधे नंबर, सबसे छोटा कौन सा है? 24/29। उससे बड़ा कौन सा है? 33/38। उससे बड़ा कौन सा है? 22/25। और सबसे बड़ा कौन सा है? 44/49। डन है? क्लियर है? समझ पा रहे हो? बोलो भाई। चल आगे बढ़ते हैं। एक और लिखो। अब मुझे फिर से बताओ, दो फ्रैक्शन के बीच में कौन सा फ्रैक्शन आएगा? फ्रैक्शन बिटवीन 21/25 एंड 34/39। और चार ऑप्शन है आपके। पहला 33/37, दूसरा 22/23, तीसरा 44/45 और चौथा 61/62। ये लो। क्या होगा आंसर? बताइए। देखिए, आपके पास कोई कैलकुलेटर तो होगा नहीं एग्जाम में। आप में से कई बच्चे होंगे जो सीधे सीधे 39 से 34 को डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा। यहां पे 25 से 21 को डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा। आप कर सकते हैं वो, तो फिर देखो, वो तो फिर सीधे सीधे होगा ही। एक फ्रैक्शन है, उसकी डेसिमल वैल्यू तो होगी, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन आपको एग्जाम में सवाल को फटाफट करके आगे बढ़ना है। आपके सामने पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं और लगभग सारे पेडागोजी के क्वेश्चंस को आपको देखना होगा। बताओ क्या आंसर है? हो गया था ये क्वेश्चन, हमने पढ़ाया ही नहीं, कैसे हो गया? हो सकता है मैं सपने में आया हूं बेटा तेरे, और सपने में आके ये सवाल मैं पढ़ा के गया हूं तुमको। ये सवाल मैंने नहीं पढ़ाया। सर मेरा मैथ वीक है सर, पॉइंट में क्या करने पर आता है? इतना वीक है? डिवाइड करने पे आता है, और क्या आता है? पागल हो गया? 2/5, तो 2 का 5 से भाग देंगे। अब ये भी सिखाएं क्या आपको? दशमलव, ये 20 हो गया, 5 चौक 20, कट गया। ठीक है। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में। ठीक है, चलो भाई आंसर बताओ। बी ऑप्शन बता रहे हैं बच्चे, सी ऑप्शन बता रहे हैं, डी ऑप्शन बता रहे हैं। चेक करते हैं। 21/25 डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस कितना आएगा? 4 आएगा। यहां पे डिफरेंस कितना आएगा? 5 आएगा। 5 से काटा 5 6 30, 0.6 समथिंग कुछ आ रहा होगा। 4 से काटा इसको, 4 पंजे 20, 0.5। ओके, यहां डिफरेंस 1 का है, यहां डिफरेंस 1 का है, यहां डिफरेंस 1 का है, तो ये तीनों ही आंसर नहीं हो सकते। आंसर है पहला, ए ऑप्शन। अगर अपन ऐसे चेक कर ले कि ये तीनों आंसर नहीं है, तो यही आंसर होगा। देखो, 37 में से 33 गया, 4 बचा, 4 से काटा 33 को, चार 4 अट्ठे 32,
हमने गलत नंबर लिख दिए क्या? जी हाँ, हमने नंबर गलत लिख दिया है, ए ऑप्शन भी नहीं हो रहा है, इसमें मिस्टेक है। इसमें तो ए ऑप्शन भी नहीं होगा, ए ऑप्शन को चेंज करना होगा। ए ऑप्शन भी नहीं हो रहा। 29/33 ये हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी कहां से होगा? अच्छा, 0.5 कैसे लिख दिया हमने? सवेरे सवेरे क्या हो गया? 4×5 = 20, 5.6, 6. 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अब यहां भी डिफरेंस लोगे तो भी नहीं होगा। ये नंबर रैंडम लिख दिए मैंने, तो ये रैंडम नंबर आपके गलत ही निकले हैं। ओके, देखो तरीका समझो, मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं, जो भी लिखा हुआ था ये नंबर 33/37 जो भी था ये नंबर। ओके, अब इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्यों? 4 से काटोगे 21 को, 4×5 = 20, 5 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा। 5 से काटोगे इसको, 6 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा। अब 5 दशमलव ये एक नंबर आ रहा है, 6 दशमलव ये एक नंबर आ रहा है, इनके बीच में एक नंबर आना चाहिए, वैल्यू इनके बीच में आनी चाहिए। 1 से काटोगे 22 को, इसकी वैल्यू 22 आएगी, जो कि नहीं आने वाला। 1 से काटोगे 44 को, इसकी वैल्यू 44 आएगी, जो कि नहीं आने वाला। 1 से काटोगे 61 को, 61 वैल्यू आएगी, जो कि नहीं आने वाला। ये तो नहीं आएगा। ठीक है भाई, अब यहां भी डिफरेंस लोगे, कितना आ रहा है? 4। 4 से काटोगे इसको, वैल्यू नहीं आएगी। 4×8 = 32, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि इन दोनों के बीच में वेरी नहीं करता है। इन दोनों के बीच में वेरी करता है। आंसर होगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं है। ये हमने रैंडम नंबर आपको दिए। ठीक है, नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं है इसमें से। ठीक, ट्रिक कभी भी गलत नहीं जाएगी। जो ट्रिक हमने आपको बताई है वही ट्रिक इस पर लागू होगी। ओके, हाँ बेटा, हमने मिस्टेक से 0.5 लिख दिया था। बाय मिस्टेक हमसे गलती हो गई और हमने उसको लिख दिया। ये आपके सीटेट का सवाल है, लिखिए। इफ a = -3/4 and b = 5/6, then which of the following does not lie between a and b? Between a and b, a और b के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा वे लाए नहीं करता, मतलब इनके बीच में कौन सी संख्या नहीं आ रही है? a बराबर क्या है? -3/4, और b बराबर क्या है? 5/6 है। तो निम्न में से कौन सा a और b के बीच स्थित नहीं है? स्थित नहीं है। ये लीजिए, a और b के बीच में स्थित नहीं है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन -2/5, दूसरा ऑप्शन -7/9, तीसरा ऑप्शन -1/2 और चौथा ऑप्शन 0। ये 4 ऑप्शन है। हाँ बेटा, नन ऑफ दीज होगा उसका। एक भी नहीं है, चारों ही गलत है। अब आइए इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चा कह रहा है विदाउट ऑप्शन कैसे करेंगे?
देखो क्या है कि बेटा अल्प ज्ञान जो होता है ना वो बहुत ही ऊपर वाले की देन है। देखो गधे तो तुम हो, तुमने बात तो कर दी ऐसे गधेपने की। 1/2 और 2/3 के बीच में इनफाइनाइट फ्रैक्शन होंगे, अनगिनत। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.66 और इसकी क्या आएगी 0.50। तो 0.50 और 0.66 के बीच में अनगिनत होंगे। इसके बीच में पता नहीं कितने फ्रैक्शन होंगे, इनफाइनाइट फ्रैक्शन होंगे। ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, उन ऑप्शन में से एक इसके बीच में आ रहा होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर बिना ऑप्शन के कैसे करेंगे? तो बेटा तुम मूर्ख हो, एग्जाम बनाने वाला थो ना इतना मूर्ख है, जिसने गणित की रचना की है वो इतना मूर्ख थो ना कि वो बिना ऑप्शन के, भाई इसके बीच में कोई भी आ सकता है। एक अकेला थो ना फ्रैक्शन है इनके बीच में, इनके बीच में तो अनगिनत फ्रैक्शन है। बिना ऑप्शन के कब तक निकालोगे, कहां तक निकालोगे? है ना? ईश्वर ने आपको एक शक्ति दी है और वो शक्ति दी है कैसे गलत हुआ जाता है, और वो भी बिल्कुल प्राउड के साथ। प्राउड के साथ नहीं आता सर, हमें हमारा गणित में सत्यानाश है, उसमें भी हमको प्राउड है। बोलो। आइए इसको देखते हैं। अब आपके सामने लिखा है -3/4 और 5/6। अगर डिफरेंस ले लेंगे, 4 में से 3 गया, एक से काटा इसको, यहां पर वैल्यू आएगी -3 और यहां पे वैल्यू आएगी 5। तो -3 और 5 के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी? आप बोलोगे सर इनके बीच में कितने नंबर होंगे? मैं बोलूंगा अनगिनत। -3 और 5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? अनगिनत संख्याएं हैं भाई। अगर संख्याएं अनगिनत हैं, वैल्यूज अनगिनत होंगी, तो उनके फ्रैक्शन भी अनगिनत होने हैं। बिना ऑप्शन के तो सवाल हो ही नहीं सकता। दुनिया का कोई आदमी इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकता। बिना ऑप्शन के कैसे बता देगा भाई कोई? आपके सामने ऑप्शन है, उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चलोगे। अब जैसे ये वाला 5 में से 2 गए, यहां पे डिफरेंस आएगा कितना 3, यहां पे डिफरेंस कितना आएगा 2, यहां डिफरेंस कितना आएगा 1, और ये तो 0 है। ये आप बताओ -3 और 5 के बीच में क्या 0 आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर मैं केवल इसको इंटीजर के रूप में लिखूं तो इंटीजर क्या होगा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। मतलब 5 और -3 के बीच में ये वैल्यू दिख रही है। अब ये तो मैंने इंटीजर लिख दिया, मैंने डेसिमल कहां लिखा? मैंने डेसिमल थोड़ा ना लिखा है, मैंने तो एक इंटीजर लिखा है। होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर बता दो, आपकी कृपा होगी। बेटा हो सकता है तुमने रात को गांजा पिया हो, ये बता चुका मैं। होमवर्क वाला सवाल ये बता चुके, ये इसका आंसर है पहला, ये ऑप्शन। सवाल में असेंडिंग ऑर्डर बोला था, असेंडिंग बोला था, डिसेंडिंग बोला था। हो सकता है बेटा रात को तुम पी पा के सोए हो, सुबह उठ के वो थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर हावी हो। असेंडिंग ही लिखा है। फ्रैक्शन, सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन इज एन असेंडिंग ऑर्डर। अभी का सवाल है भाई, अगस्त में आया है। अभी जो पेपर हुआ है ना तुम्हारा लास्ट अगस्त 2023 में, अगस्त 2023 में, उसी का सवाल है ये, पेपर 1 का, और ये आया था पेपर 1 में। अब आपके सामने ये रहा, अगर मैं 2 से काटूंगा 7 को तो -3.5 ये वैल्यू आएगी। 3 से काटूंगा 2 को तो ये -0.6 वैल्यू आएगी। नेगेटिव आ रही है वैल्यू। 1 से काटूंगा 1 को, -1 वैल्यू आएगी। ठीक है भाई, अब आप बताइए इनमें से कौन सा फ्रैक्शन वेरी नहीं कर रहा है? बताओ। आप बोलोगे सर 0 वेरी करेगा,
-1 वेरी करेगा, 0.6 भी वेरी करेगा। कौन सा वेरी नहीं करेगा? 3.5 नहीं करेगा, क्योंकि 3 से बड़ा होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा फ्रैक्शन इसमें वेरी नहीं करेगा? इनके बीच में कौन सा फ्रैक्शन नहीं आएगा? और जो फ्रैक्शन नहीं आएगा उसका आंसर क्या है? ये है -7/9। ये 5 कहां से आया? हमारे एक कहावत है, कर कर मर गए सानी और भैंस पड़ा तन ब्यानी। हमारे चंबल की एक कहावत है। कहावत यह है कि कितनी भी कोशिश कर लो, जिनका ये कठोर होता है, ये हिस्सा एकदम सख्त है, लोहे जैसा है, उसके अंदर ज्ञान प्रवेश नहीं करता। देखा है ना बेटा, लाइट ऐसे टकरा के ऐसे निकल जाती है, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे मेरा जो ज्ञान आता है, ज्ञान आता है, ज्ञान आता है, और ये टकराया और ये निकल गया। इतना कठोर हिस्सा है ये हिस्सा बहुत कठोर है। अरे यार, कितनी बार समझाएं आपको? सवेरे सवेरे क्या नशे करके आए हो क्या? समझ ही नहीं पा रहे हो क्या लिखा है हमने? अरे भैया, ये ट्रिक है। कितनी बार बताएं? पहला तरीका, स्टेप नंबर 1, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का अंतर निकालेंगे। पहला तरीका, इसका डिफरेंस निकालेंगे। ये नेगेटिव नहीं आएगा अंतर, बस इस बात को समझ लेना। दूसरा, ऊपर का जो न्यूमरेटर है उससे डिवाइड कर देंगे, जो भी अंतर आएगा डिफरेंस। और तीसरा, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू देख लेंगे कि भाई इसकी वैल्यू क्या है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन सा इसमें वेरी नहीं कर रहा है? और वो वेरी नहीं करेगा -7/9। ये सीटेट का सवाल है, सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न, छोटे बच्चे भी इस सवाल को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है मीन मोड मीडियन। लिखिए, दोबारा पढ़िएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आएगा। मीन मोड मीडियन को हम देखते हैं। सर असेंडिंग ऑर्डर तो घटते क्रम में करते हैं। हाँ बेटा, घटते क्रम में करते हैं, तुम घटते क्रम में कर लेना। ठीक है, पेपर में अगर असेंडिंग ऑर्डर आए उसको घटते क्रम में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सही हो तो। हम बेवकूफ है, हम पागल है। हम जो आपको बता रहे हैं कि असेंडिंग मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम में लिखना, बड़ा नंबर उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा। ठीक है, अगर समझ में आ रही हो हिंदी तो हमने कहा असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में लिखना, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में लिखना। अगर आपको लगता है असेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटते क्रम में है तो ठीक है बेटा, आप सही हो, हम गलत है। हम गलत है बेटे, है ना? आ जाएं भाई इस सवाल पर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मीन मोड मीडियन की। देखिए, अगर आपके पास डेटा किसी श्रेणी में दिया हुआ है, श्रेणी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मनीषा पूछ रही हैं, चलो बेटा कोई नहीं, मजे कर रहे हो तुम लोग। पता नहीं तुम लोग सीरियस नहीं हो। देखो यार, बाप ने पैसे भर दिए हैं, ठीक है, गए हैं पिताजी से अपन ने पैसे लिए हैं और अपन ने इस कोर्स की फीस भर दी है। देखो, पिताजी तो तुम्हारे खिलाएंगे तुम्हें जीवन भर, अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे तो भी खिलाएंगे। लड़कियों की शादी हो जाएगी तो पति खिला देगा, लड़कों को उनकी बीवी खिला देगी। आजकल लड़के भी निकम्मे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से तो तुमको खाना मिल जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा तो गुरुद्वारा है, मंदिर है, कुछ ना कुछ तो खाने की व्यवस्था तुम्हारी जीवन भर होती रहेगी। आपको खाना खाना है या कुछ अपनी प्रतिष्ठा अपने सम्मान में कुछ करना है। देखो, सीटेट बड़ा आसान पेपर है, बहुत आसान पेपर है, मैं आपको बताऊं, इससे ज्यादा आसान टेट का एग्जाम कहीं नहीं आता। अगर मैं पूरे स्टेट को भी बोलूं ना तो सीटेट सबसे निचले पायदान का एग्जाम है। इससे ज्यादा टफ आपके स्टेट के एग्जाम होते हैं, सच बोल रहा हूं मैं।
अगर जो बच्चा देता है, जो बच्चा सच में पढ़ने वाला है, उसको पता है कि अगर स्टेट का टेट का एग्जाम आप देते हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, या किसी भी प्रदेश का एग्जाम हो, उस प्रदेश का एग्जाम इस सीटेट के लेवल से बहुत ऊपर है, थोड़ा बहुत नहीं है। मतलब ये मान के चलो, सीटेट अगर यहां है तो स्टेट के एग्जाम का टेट का लेवल यहां है। इतना आसान पेपर आता है सीटेट। इस पेपर को बच्चा नहीं निकाल पाता। समझ पा रहे हो? इस पेपर को भी बच्चा नहीं निकाल पाता जो स्टेट के एग्जाम से निचले पायदान पे बैठा है। क्यों नहीं निकाल पाता? सीरियस नहीं है, पढ़ाई नहीं करता, मजे कर रहा है। बीएड में वो कॉलेज गया नहीं, घर बैठ के उसने बीएड करी, पेपर देने जाता था, नकल से उसकी बीएड हुई है। ग्रेजुएशन सरकारी कॉलेजों की हालत यह है कि ग्रेजुएशन में उन्होंने एक तीली भर की पढ़ाई नहीं करी है। एक गाइड आ जाती है 20 प्रश्नों की, उन 20 प्रश्नों को पढ़ के उसने छाप के आ गया, या उसके कॉलेज में, स्कूल में नकल भी चल जाती है। तो जब आपका ग्रेजुएशन में आप सत्यानाश नकल करके पास हुए, आपने पढ़ाई नहीं करी, और बीएड तो आपने फोकट में कर ली। बीएड तो ये समझो फ्री में होती है, फॉर्म भर दो, पैसा पटक दो और वजीफा अलग मिल जाता है। अब आप इस बात को समझेंगे। आपको मैं एक बात बता दूं, तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं ना टीचिंग एग्जाम की, उनके लिए तो इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि आप लोगों के लिए तो बेटा कंपटीशन ही नहीं है। क्योंकि जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 100 में से 90 बच्चे तो उस फॉर्म भरने के लायक भी नहीं है जिन्होंने फॉर्म भर दिया है। ठीक है भाई? तो आप लोग तो एकदम प्रसन्नता के साथ तैयारी करिए, क्योंकि आपके साथ कंपटीशन में होशियार बच्चों की बहुत कमी है। गिने चुने 10 बच्चे होशियार होंगे जो सिलेक्ट होते हैं, बाकी कर रहे हैं। तो कर क्या रहे हो यार तुम? ऐसे नहीं काम चलेगा भाई। इस तरीके से तो कोई मतलब नहीं है। हार्श वर्ड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको थोड़ी वास्तविकता से हम परिचय कराना चाहते हैं। आपको क्या लग रहा है, सीटेट आपको नौकरी नहीं देता, सीटेट आपको एलिजिबल करता है। और अब तो जीवन भर के लिए एलिजिबल हो। सीटेट निकाल लो, सीटेट का सर्टिफिकेट घर पे एकदम बढ़िया फ्रेम करा के टांग लेना। ठीक है भाई? उससे होना क्या है भाई? उससे कुछ नहीं होना। आइए मीन मोड मीडियन को देखते हैं। मैंने गलती कर दी, मैं आज छुट्टी ले लेता। मुझे अपने घर जाना है, मेरा भी परिवार है, मेरे भी बाल बच्चे हैं। मैं आज अपने घर जा रहा हूं, मुझे कुछ काम है। इस वजह से मैंने सुबह 9:30 की क्लास ली आपकी, कि यार आपकी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। सीटेट का एग्जाम है जनवरी में, आप लोगों की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। बाकी के बैच अगर मिस भी हो जाए, या बाकी के बैच में ऑफ हो जाए, क्योंकि उनका कोई एग्जाम नहीं है, आप लोगों का एग्जाम है, इसलिए मैं 9:30 की क्लास ले रहा हूं। भाई जितना सीरियस टीचर आपको पढ़ा रहा है ना, उतना सीरियस तो आप हो ही नहीं। क्या मतलब है उसका? होना क्या है? इससे अच्छा तो रिकॉर्डेड वीडियो डलवा देते हैं आप लोगों के लिए, चुपचाप रिकॉर्डेड से पढ़ लो। यूट्यूब पे क्लास देखोगे, जैसे यूट्यूब पे तुम ज्ञानी बन जाने वाले हो। बेटा सिलेक्शन लेना हंसी खेल नहीं है। अगर सिलेक्शन हो रही होती ना, तो हर हर सड़क पे चलते हुए चपरासी का सिलेक्शन हो जाता बाबू के लिए। मीन मोड मीडियन क्या होता है भाई? ये समझो इस बात को। मीन का मतलब होता है जिसको हिंदी में कहते हैं माध्य, मोड को कहते हैं बहुलक, और मीडियन को कहते हैं मध्यिका। अब आप इसको पहले अच्छे से समझिए कि ये होता क्या है। मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए अगर आपके पास में कोई डेटा दिया हुआ है, और वो डेटा आपका किस तरीके से दिया हुआ है, एक श्रेणी में दिया हुआ है। श्रेणी का मतलब क्या होता है भाई? वह उसका जो कॉमन डिफरेंस हो वो सेम हो। जैसे एक श्रेणी में आपसे बोल दूं, जैसे ये हो गया A+1, A+2, A+3, A+4, जैसे ये एक श्रेणी हो गई। समझ पा रहे हो आप? मतलब यहां पे कॉमन डिफरेंस सब में एक है। आ रही है बात समझ में? दिख रही है ये एक श्रेणी? तो इस तरह की अगर आपको श्रेणी दी हो, अब ऐसी श्रेणी क्या होती है? आप बोलोगे सर ऐसी श्रेणी हम बोल सकते हैं सर प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, इवन नंबर हो सकते हैं, ऑड नंबर हो सकते हैं, है कि नहीं? ऑड नंबर हो सकते हैं,
या हम ये कह सकते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो सकते हैं, क्रमागत संख्या एक के बाद एक, हम उसको क्रमागत संख्याएं कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी बोल सकते हैं। अब इनके बीच का जो अंतराल आएगा, और हम इसमें कह सकते हैं सर वो मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, वो मल्टीपल भी हो सकते हैं। जैसे मैं एक काम करता हूं, नेचुरल नंबर रखता हूं, जैसे मैं रख दूं 1 2 3 4 और 5, मैंने नेचुरल नंबर लिख दिए, ये 5 नेचुरल नंबर है। अगर इन 5 नेचुरल नंबर का मुझे क्या निकालना हो, मुझे इनका मीन निकालना हो, तो आप बोलोगे सर मीन का मतलब क्या होता है? मीन की एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है जो किसी भी डेटा पर लागू होगी, कैसा भी आपको, ठीक है, कैसा भी डेटा आपको दे रखा हो, मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। यार क्या क्या बोलते हो यार तुम अपने घर पे भी माता पिता से ऐसे बोलते हो क्या? मैं फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूं तुम पे? थोड़ा तो शर्म करो यार, टीचर की थोड़ी तो इज्जत करो, तुम भी तो टीचर बनोगे, तुम भी बनोगे। मैं फ्रस्ट्रेशन क्यों निकालूंगा बताओ यार, मुझे क्या मैं एक बात बोलूं, तुम्हारी नौकरी लगे और ना लगे, टीचर पे क्या फर्क पड़ता है? टीचर वही अच्छा होगा जो तुमको थोड़ा कड़वा बोलेगा। तुम्हें क्या है, मीठा मीठा सुनने की आदत है, और मीठा मीठे में उससे होना नहीं है। मैं आपको डांट रहा हूं, पता नहीं किस हक से डांट रहा हूं, शायद मेरी गलती है, और अगर किसी बच्चे को बुरा लगा तो मैं हाथ जोड़ के माफी भी मांगता हूं। आज के बाद मैं किसी बच्चे को कुछ नहीं बोलूंगा, आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत करो, हमारी तरफ से जो करना है वो करो। हम अब केवल पढ़ाएंगे, हम केवल आपको इसलिए पुश करने की कोशिश करते हैं कि बेटा पढ़ ले कुछ कर ले। सीटेट करके कुछ नहीं होगा, सीटेट के बाद नौकरी तो लोगे ना, उसके लिए जब तैयारी करने जाओगे तुम्हारे पर खच्चे उड़ जाएंगे, क्योंकि सीटेट ही इतना कमजोर है। उस ऐसे एग्जाम के लिए भी तुम इतना, अगर चलो कोई नहीं छोड़ो, गलती हमारी है कि हम थोड़ा सा बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। बाकी अगर बच्चों को लगता है कि यार हमसे गलती हो रही है, भैया हम हार्श बोल रहे हैं, तो हम माफी चाहते हैं यार, हम नहीं बोलेंगे आपसे कुछ भी, हम आपसे केवल और केवल अच्छे से पढ़ाएंगे। देख लो भाई, अब दिक्कत यह है कि मेरा भी अगर तुम्हें मैथ समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपने आप का कोई वो नहीं बोल रहा हूं, बट मैं हमेशा बेसिक से पढ़ाता हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से, उस बच्चे को सोच के पढ़ाता हूं जिस बच्चे को कुछ नहीं आता। ठीक है, मैं उस बच्चे को कोशिश करता हूं पढ़ाने की जिसको कुछ नहीं आता। लेकिन अगर वो बालक भी कनेक्ट नहीं हो पाता हमसे, मैं तो ये ताज्जुब मानता हूं कि वो बच्चा मुझसे कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। और मैं हमेशा ये सोचता हूं शायद मेरे पढ़ाने में कोई कमी है, शायद हमारे पढ़ाने में कोई ऐसी कमी रह रही है जो बच्चा हमसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा उस लेवल पे। फिर मुझे बुरा लगता है, मुझे बुरा इसलिए लगता है अगर मेरे छोटे भाई बहन हैं, अगर वो भी सीरियस नहीं है लाइफ को लेके, तो भी मुझे देख के उनको गुस्सा आती है कि तुम क्यों नहीं हो सीरियस। ये उम्र ऐसी है कि इसमें सब चल जाएगा, इसमें आप रील्स देख लोगे, इसमें आप दोस्तों के साथ मजे कर लोगे, और यही उम्र है जिसमें आपका भविष्य बन जाएगा। तो आपके पास में यही वही 5 साल की उम्र होती है, इसमें प्यार भी होगा तुम्हें, इसमें तुम मजे भी करोगे, इसमें खूब ऐशो आराम से भी रहना चाहोगे, सब कुछ करने की कोशिश करोगे। और यही वो उम्र है जिसमें कुछ बच्चे त्याग करते हैं, नया फोन नहीं खरीदते, नए कपड़े नहीं खरीदते, दोस्तों से मिलना बंद कर देते हैं, सोशल मीडिया चलाना बंद कर देते हैं, कट जाते हैं लोगों से। लेकिन जिस दिन वो धमाका करके निकलते हैं, जिस दिन उनका एग्जाम निकलता है, उनके माँ बाप की आंखों में जो गौर, तुम समझ रहे हो हम कर किसके लिए रहे हैं, हम पढ़ किसके लिए रहे हैं? अरे अपने माता पिता की लाइफ बनाने के लिए, अपनी लाइफ बनाने के लिए। हम ऐसे थोड़ा पढ़ रहे हैं कि हमें कुछ किसी को दिखाना है। अरे हमको उन बूढ़े माँ बाप, तुमको पता नहीं है, तुम लोग ना आखिरी उम्मीद हो अपने माँ बाप की। जिस दिन ये समझ में आ गया ना कि आप लोग अपने माता पिता की आखिरी उम्मीद हो, तुम्हारे बाद कोई उम्मीद नहीं है उनकी, उस दिन तुमको लगेगा कि सर कुछ भी हो जाए, सर आप चाहे मुझे पढ़ाओ और चाहे मत पढ़ाओ, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगी, चाहे मुझे कोई भी कुछ भी बोले, अब मैं पढ़ूंगा। क्योंकि वो लोग आप लोग उनकी आखिरी उम्मीद हो। सच कह रहा हूं, यही रीजन है।
कभी उनसे ढंग से बैठ के बात करना पापा मम्मी से, उनसे पूछना कि पापा अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो। वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे कोई नहीं बेटा, हम तुमको खिला देंगे, कोई नहीं, इतना तो हमने कर लिया है, सब हो जाएगा, तू निराश मत हो। चलो कोई नहीं। आइए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक सिंपल सी डेफिनेशन है मीन की, और वो डेफिनेशन क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन का मतलब होता है माध्य। माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, ठीक है, प्रेक्षणों का योग, और नीचे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग और नीचे आ गया प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है भाई, आइए इसको देखते हैं। आप लोग ना समझते नहीं हो कुछ चीजों को। जैसे आपका टीचर हूं, मैं हूं, मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है आपको नहीं पता, और मेरी पर्सनल लाइफ में कितनी उथल पुथल है मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैंने आज तक किसी भी क्लास में कुछ नहीं बोला। मेरा छोटा सा बच्चा हुआ है और वो 15-20 दिन एडमिट रहा अस्पताल में, लेकिन मैंने 20 दिन छुट्टी नहीं ली। मैं 2 दिन के लिए गया, 3 दिन के लिए गया, बच्चे को देखा, फिर लौट के आपकी क्लास ली। फिर 2 दिन के लिए गया, बच्चे को देखा, फिर लौट के आपकी क्लास ली। लेकिन मैं लगातार 20 दिन की छुट्टी नहीं ली मैंने। और आपको बताऊं, मैं तो कोऑर्डिनेटर हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर चाहता तो लास्ट में जाके अपनी क्लासेस भी ले लेता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको तो पूरा राष्ट्रपति वाला इम्पीचमेंट लाना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। तो मैं तो खुद ही कोऑर्डिनेटर हूं, एक तरह से मैं ही देख रहा हूं, मैं ही करता हूं, सब कुछ मैं ही करता हूं। लेकिन मुझे मेरी जिम्मेदारी पता है। मेरी जिम्मेदारी बच्चों के प्रति है, मेरी जवाबदेही बच्चों के प्रति है। जिन बच्चों ने इस बैच को ले लिया है ना, उनके प्रति है। लेकिन आप इस बात को समझोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो वाली फीलिंग पता नहीं कैसे नहीं है, कृतज्ञता, जिसको ग्रेटिट्यूड कहते हैं। जीवन में हमेशा धन्य मानिए, अपने आप को गौरव वैसा मानिए, कृतज्ञ मानिए कि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो अच्छे टीचर हैं, एक्सपीरियंस टीचर हैं। और यही सीख अपने अंदर लेके आइए, तब जाके आप एक बेहतर टीचर बनेंगे। तब जाके आप एक बेहतर टीचर बनेंगे, उस आदर्श को फॉलो कर पाएंगे, और वही आपको फिर अपने छात्रों से मिलेगा। हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं, आपको नहीं समझ में आएगा। पैसा बहुत कमा रहे हैं, लेकिन पैसे के साथ हमारी जिम्मेदारी बड़ी है, उस जिम्मेदारी को हम निभाते भी हैं। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ना है, बाकी पूरी जिम्मेदारी हम पे छोड़िए। इस बैच को लेने का उद्देश्य यह है कि आपने हमसे बैच ले लिया, अब सारी जिम्मेदारी हम पे छोड़ दीजिए, आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। हिमांशी मैम, एक लड़की ही लड़की को समझ सकती है। आप में इतनी सारी लड़कियां पढ़ रही हैं, आपको पता है 30 दिन एक लड़की काम नहीं कर सकती। ठीक है, उनका ब्लड कम हो गया, 8 समथिंग ब्लड है उनके अंदर। तुमको पता है कितने हेल्थ इश्यूज हैं उनको। लेकिन क्या वो छुट्टी, अगर वो मान लो उन्होंने छुट्टी भी ले ली, गलती से छुट्टी ले ली, और वो खुद मुझे कह रही थी सर मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं छुट्टी ले रही हूं, बच्चों के प्रति जवाबदेही है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, तुरंत उल्टा सीधा कमेंट कर देते हैं, ऐसा वैसा, ये वो, फलाना ढिमकाना। लेकिन आप इस बात को नहीं समझेंगे, आप बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। हाँ, ये बात हमने मानी, टीचर को क्लास लेना जरूरी है, टीचर क्लास लेगा ही लेगा। लेकिन आप लोग भी इस बात को समझिए। ठीक है, चलो कोई नहीं। आप लोगों का बस छोटा सा काम है, बढ़िया मजे में पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए, इस फेस को एंजॉय करिए, और देखिए नौकरी लग जाएगी आपकी। ठीक है भाई, आइए चलिए। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की अगर अपन बात करें तो ये आपको डेटा दे रखा है 1 2 3 4 5, ये आपको डेटा दिया है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब इस डेटा को अगर मैं जोड़ दूं, जैसे मैं जोड़ दूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब ये कितनी संख्याएं हैं? आप बोलोगे सर 5 संख्याएं हैं। तो हमने क्या किया, 5 से इसका भाग दे दिया। अगर इस नंबर को, पूरे नंबर को अगर मैं जोड़ दूं और 5 से इसका भाग कर दूं, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, मेरा इसका मीन निकल के आ जाएगा।
जोड़ दिया तो क्या हो गया भाई, ये आ गया 15, 15/5, मीन निकल के आ गया 3। अब ये तो क्या हो गया, इसका ना एकदम बेसिक तरीका हो गया। ये क्या हो गया, ये एकदम बेसिक तरीका है, एकदम बेसिक तरीका है। ठीक है, 1+2+3+4+5/5 हमने क्या कर दिया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही आपका मीन होता है कैसा भी डेटा आपको दिया हो। लेकिन समझिए, अगर डेटा आपका कॉन्जिक्यूटिव है, मैंने क्या बोला, किसी श्रेणी में अगर आपका डेटा दे रखा है, जैसा नेचुरल नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो या मल्टीपल्स, इस तरह का अगर आपको डेटा दे रखा है, तो इस वाले डेटा में, ये जो डेटा आपको दे रखा है, ऐसे डेटा में मीन और मीडियन दोनों बराबर होते हैं। इस तरह के डेटा में मीन और मीडियन दोनों बराबर होते हैं। जैसा मैंने आपसे क्या कहा, मीन निकालने का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब मैं समझाता हूं कि भाई मीन कैसे निकालते हैं। तो आप जब मीडियम कैसे निकालते हैं, तो भाई मीडियन को निकालना, मीडियन का मतलब है मिडिल नंबर, जो उसके बीच में संख्या होगी वही क्या कहलाती है, मध्यिका कहलाती है। मध्य संख्या को ही हम मध्यिका कहते हैं। लेकिन आप इस बात को समझिएगा, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अरेंज इन ऑर्डर। मतलब हमको क्या करना होगा, इसको एक ऑर्डर में व्यवस्थित करना होगा। जो भी डेटा आपको दे रखा होगा उसको एक ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। चाहे आप उसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दें, चाहे घटते क्रम में व्यवस्थित कर दें। ठीक है, चाहे उसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, चाहे घटते क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज इन ऑर्डर, जैसे ये पहले से ही अरेंज है, देखो 1 2 3 4 5, ये तो बढ़ते क्रम में पहले से ही अरेंज है। और मैंने बोला भाई मीडियन तो मिडिल नंबर होता है। मीडियन क्या होता है, मिडिल नंबर। तो भाई मिडिल नंबर तो इसमें साफ दिख रहा है, क्या है, 3। देखो 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए। और जब मैंने आपसे कहा कि मीडियन मिडिल नंबर है और ऐसे डेटा में मीन और मीडियन दोनों बराबर होते हैं, तो यहां पे आप देखो दोनों बराबर है। मीन निकाल रहे हो तो भी 3 आ रहा है। क्लियर है। एक और लिख लीजिए, मीन निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, लेकिन वो केवल और केवल किस पर लागू होगा, मैं फिर बोल रहा हूं, वो केवल और केवल इस पर लागू होगा कि आपका डेटा इस तरह का डेटा है। अगर ऐसा डेटा नहीं है, ये तो यूनिवर्सल हो गया, ये तो हर डेटा पे लागू होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हर डेटा पे। लेकिन अगर डेटा इस तरह का है, तो उसका दूसरा एक तरीका है, आखिरी का नंबर, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, जो पहली संख्या होगा, पहला ऑब्जर्वेशन होगा, फर्स्ट डेटा लास्ट डेटा अपॉन 2। यहां से भी डायरेक्ट आप निकाल सकते थे। जैसे आखिरी नंबर कितना है, 5, पहला नंबर कितना है, 1/2, तो 6/2 मतलब 3, तो आपका मीन निकल के आ गया 3। आ रही है बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। लो, पहला मैंने लिखा 1, लो मैं सिंपल लिख रहा हूं, 5 6 7 8 9 10। एक डेटा ये दे दिया, दूसरा डेटा है 8 10 12 14 16 18। तीसरा डेटा है 9 11 13 15 17। और चौथा डेटा है 25 30 35 40 45 50। ठीक है, सही लिखा है ना? ओके। अब देखिए, आप इसको देखो, ये 5 डेटा मैंने आपको दिए। अब मैं आपसे मीन पूछ रहा हूं। आप बोलोगे सर ये नेचुरल नंबर है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है और ये मल्टीपल है 5 के। तो ये तो एक तरह से हमें वही डेटा दिख गया।
इसमें हमेशा मीडियन और मीन दोनों समान रहेंगे, मीडियन बराबर मीन। ठीक है, ये दोनों क्या रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, आइए अगर इस सवाल को हम देखें, मीडियन और मीन को देखें, तो देखो मीन निकालना बड़ा आसान है, मिडिल नंबर मीन कहलाता है, वो मीडियन कहलाता है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे सवालों में या इस तरह का डेटा अगर आपके सामने है तो हम सीधे मीडियन निकालते हैं, मीन क्यों निकालेंगे, हम तो डायरेक्ट मीडियन निकाल देंगे और वही इसका मीन होगा। क्या ये बात समझ में आ रही? बार बार बहुत जोर देके मैं आपको ये कह रहा हूं, केवल इसी डेटा पर मीडियन मीन सेम निकलेंगे, बाकी और किसी और उल्टे सीधे डेटा पर नहीं निकलेंगे, केवल इस पर निकलेंगे। तो आपने देखा सर, मिडिल नंबर देखो, दो इधर से छोड़ दिया, दो इधर से छोड़ दिया, 7 और 8 के बीच का नंबर क्या निकला? देखो इनके बीच का नंबर अगर निकालोगे तो एक तरीका यह है कि इन दोनों को जोड़ दो, 7 + 8/2, या सीधे सीधे इनका मिडिल नंबर दिख रहा है 7.5। तो पहले सवाल का उत्तर है 7.5। दूसरे पे आते हैं, 8, 10, 12, 14, दो इधर से छोड़ दिए, दो इधर से छोड़ दिए, 12 और 14 के बीच में कौन सा आ गया? 13। दूसरे का आंसर 13 है। 9, इनके बीच का नंबर क्या है? 13। यहां पे ये बचे मिडिल। तो भाई 35 और 40 के बीच में नंबर क्या होना चाहिए? दो तरीके हैं, देखो इसके बीच का अंतर कितना है? 5, और 5 को दो भागों में तोड़ोगे तो आप बोलोगे इसका मतलब 35 में अगर मैं 2.5 जोड़ दूं तो मेरा मीन निकल आएगा, या 40 में से 2.5 माइनस कर दूं तो मेरा मीन निकल आएगा। आ रही है बात समझ में? 35 और 40 को जोड़ के 2 से भाग कर दोगे तो भी आपका आंसर आएगा, लेकिन आप डायरेक्ट भी समझ रहे हो क्योंकि इनके बीच का अंतर 5 है, और 5 को दो भागों में तोड़ेंगे तो कितना होगा? 2.5, 2.5। तो 35 में अगर 2.5 जोड़ दूं तो इनका मिडिल नंबर मिलेगा, और अगर 40 में से 2.5 माइनस कर दूं तो मिडिल नंबर मिलेगा। आंसर आ जाएगा 37.5, 37.5। समझ में आ गया भाई? इन डेटा में तो कोई दिक्कत है नहीं। बड़े आगे है ना? क्लियर? ठीक है, चलो अब लिखो फिर एक सवाल। सीटेट 2022 क्वेश्चन देखिए। द मीन या एवरेज एक ही बात है, या तो मीन लिखा होगा या एवरेज लिखा होगा। मीन का मतलब माध्य, एवरेज का मतलब औसत, एक ही बात है, दोनों का मतलब भी एक है। ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ये लीजिए, और ये दे रखा है आपको कितना? 15। तो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर? ये लीजिए सीटेट में आया हुआ प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, या लिखा होगा औसत, एक ही बात है, माध्य लिखा हो औसत लिखा हो एक ही बात है। ठीक है भाई? 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है, तो पहली और आखिरी संख्या का अंतर क्या होगा? पहली और आखिरी संख्या का योग क्या है? अंतर नहीं, योग। अंतर भी पूछ सकते हैं, दोनों पूछ सकते हैं, का योग क्या है? अब देखो इस सवाल को तुम कैसे करोगे। हम इसको बिल्कुल बेसिक से नहीं करेंगे, अपने कंसेप्ट से करेंगे, और बार बार मैं आपको समझा रहा हूं कंसेप्ट यही है कि अगर आपका डेटा एक श्रेणी में आता है, जैसे कॉन्जिक्यूटिव हो, नेचुरल हो, ऑड हो, इवन हो, मल्टीपल हो, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर इस तरह का डेटा है, जैसे सिंपल 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 डेटा है।
आपको पता है ऐसे डेटा में मीडियन और मीन दोनों बराबर होते हैं, ऐसे डेटा में मीडियन और मीन दोनों बराबर होते हैं। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब इसका जो मिडिल नंबर है वही क्या है, वही इसका मीन है। तो मतलब कितना दिया है 15, तो ये कितना होगा 16, ये कितना होगा 17, ये से कम कर दो 14, ये कितना होगा 13। अब बताओ, आप बताना जरा, हमको क्या करना था, कुछ भी नहीं, वैसे आंसर आ गया। हमारे कंसेप्ट से हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, हम कोई बेसिक बेसिक से नहीं कर रहे, हम अपना बस कंसेप्ट पकड़ के चल रहे हैं। इस तरह का डेटा है तो उसमें मीडियन और मीन दोनों बराबर होंगे। मीडियन का मतलब होता है मिडिल नंबर। ये डेटा 5 है तो 5 के बीच का नंबर, अगर ये 6 होता, वैसे सवाल भी देखेंगे अभी, उसके बाद वो भी करेंगे। तो भाई 17 और 13 को जोड़ देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा 30। 17 प्लस 13। अगर आपसे डिफरेंस पूछ लेता तो आप डिफरेंस बता सकते थे, 17 माइनस 13 4। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछ सकता है, बड़ा नंबर क्या होगा इस डेटा का, तो आप बोलोगे 17। सबसे छोटा नंबर क्या होगा स्मॉलेस्ट, तो आप बोलोगे 13। आपसे कोई भी सवाल किया जा सकता है, सम पूछे, डिफरेंस पूछे, लार्जेस्ट पूछे, स्मॉलेस्ट पूछे, आप सब बता सकते हो। क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना? ठीक। डिफरेंस निकाल, देखो मान लो ये 5 डेटा था, इसी सवाल को देखना, इसी को समझना। यहां बोला गया कि इसका मीन 15 है, मतलब मिडिल नंबर ये है। आपसे क्या कहा है, आपसे बोला है कि ये क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत नेचुरल नंबर, मतलब एक के बाद एक। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब यहां से लेके ये जो आखिरी संख्या होगी ये 2 बढ़ेगी, और ये जो आखिरी ये वाली संख्या निकालेंगे ये 2 घटेगी। यस और नो, हाँ या ना, मुझे बताना, जल्दी बताओ। तो मैं डिफरेंस तो वैसे ही बता सकता हूं सर, 2 इधर और 2 इधर, इसका मतलब डायरेक्ट डिफरेंस समझ में आ रहा है, इस संख्या में और इस संख्या में अंतर 4 का होगा, इस संख्या में उस संख्या में अंतर 4 का होगा, क्योंकि ये इससे 2 बढ़ रही है और ये इससे 2 घट रही है, तो हम वैसे ही बता सकते हैं। है ना, बोलो भाई। क्योंकि यहां पर जो नंबर आएगा वो आएगा 15 प्लस 2, और यहां पे जो नंबर आएगा वो आएगा 15 माइनस 2। मुझे पता है +2 से -2 तो कटेगा ही, तो इसका ही डबल क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 30। वैसे ही समझ आ रहा है? ठीक है, मेरे हिसाब से तो आप बेसिक से करो, पूरे नंबरों को मानो, उसके बाद इसको सीखो। डन है, लिखो और ऐसे ही सवाल। द मीन या एवरेज ऑफ 7 consecutive number is 26, 26 है, then the sum of first and last number is, then the sum of first and last number is, बताइए क्या होगा। 7 क्रमागत संख्याओं का माध्य, 7 क्रमागत संख्याओं का माध्य या औसत 26 है, तो पहली और आखिरी संख्या का योग क्या है। वैसे ही सवाल है जैसे पिछला सवाल था, वही सवाल है। बताइए, बिल्कुल सिंपल सवाल है, वैसा ही सवाल है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। हमने मान लिया 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका मिडिल नंबर तो ये है, इसका मतलब यही कितना है, मीन ही इसका 26 है।
अगर ये 26 है, मुझे पता है 1, 2 और 3, तो ये डायरेक्ट अगर सबसे बड़ा नंबर निकालूं तो +3 कर दूंगा, और सबसे छोटा नंबर निकालूं तो -3 कर दूंगा, हाँ या ना। तो सबसे छोटा नंबर क्या आ गया भाई 23, और सबसे बड़ा नंबर क्या आ गया 29। बस भाई, सबसे बड़ा है 29, सबसे छोटा है 23, अंतर कितना आ रहा है 6, और सम कितना आएगा 29 + 23, आंसर आ गया 52। ओके, ठीक है, कर लोगे। हमने कुछ भी बेसिक से नहीं किया इस सवाल को, कोई बेसिक वेसिक कुछ नहीं किया, डायरेक्ट हमने बस ये समझ लिया कॉन्जिक्यूटिव डेटा में मीडियन और मीन बराबर होते हैं, बस केवल इस कंसेप्ट से हम इन सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। मीडियन और मीन बराबर होगा, और ये जो हम कर रहे हैं ये हम मीडियन निकाल रहे हैं, क्योंकि मीडियन और मीन बराबर है इसलिए हम यहां 26 रख सकते हैं। डन है, बहुत बढ़िया। लिखो एक और सवाल ऐसा ही। The mean of 5 consecutive number is 23. Then the difference first and last number. चलो बताओ, पहली और आखिरी संख्या के बीच का अंतर बताना है आपको। सिंपल सा सवाल है, कर लोगे इस सवाल को। 5 क्रमागत संख्याओं का माध्य 23 है, तो पहली और आखिरी संख्या का अंतर क्या है। लो, पहली और आखिरी संख्या का अंतर क्या है बताइए। ये भी बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। जो मिडिल नंबर है वही मीन है, वही मीडियन है। ये हो गया 23, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 25, 23 से कम 22 और उससे कम 21। हर बच्चा इसका उत्तर बता सकता है। सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे छोटी संख्या ये है। 25 में से 21 चले गए, आंसर आ गया 4। ठीक है, क्लियर है, बोलो हाँ है ना। आगे बढ़े, अगला सवाल लिखें। ओके, जैसा ये आपको कॉन्जिक्यूटिव डेटा दिया है, इस जगह आपको और भी डेटा लिखा हो सकता है। आपको ऑड नंबर लिखा हो सकता है, आपको इवन नंबर लिखा हो सकता है, इस तरह से आ सकता है। तो देख लीजिए, अगर हम इवन और ऑड की बात करें, लिखिए एक सवाल ऐसा ही। इफ द मीन या एवरेज, एक ही बात है, या तो एवरेज लिखा होगा या मीन लिखा होगा, of 7 consecutive even number is 44. Find the difference. Find the difference between first and last number. लो भाई करो, इस सवाल को करो। जैसा कि मैंने बताया कि यह सवाल सीटेट में आया था ऐसा ही, अब हम उसी के एग्जाम्पल देख रहे हैं कि और कैसे सवाल यहां बन सकते हैं। यदि 7 क्रमागत सम संख्याओं का माध्य या औसत, एक ही बात है, 44 है, तो पहली और आखिरी संख्या के बीच का अंतर क्या है।
तो पहली और आखिरी संख्या के बीच का अंतर क्या है? करिए भाई सवाल। बताइए क्या होगा? 7 कॉन्जिक्यूटिव सम संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अगर हम इसका मिडिल नंबर देख रहे हैं तो वो यही होगा, और यही इसका क्या होना चाहिए? मीन होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। और कितना होना चाहिए? 44। तो ये कितना आ गया? 44 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये इवन नंबर है, क्योंकि ये क्या है? इवन नंबर है। तो 44 के बाद क्या आएगा? आप बोलोगे सर 46, फिर 48 और फिर आएगा 50। अगर मैं नंबर ही फाइंड कर रहा हूं तो 44 से छोटा 42, 42 से कम 40 और 40 से कम 38। क्योंकि डिफरेंस इवन नंबर में हमेशा कितना रहेगा? दो दो का डिफरेंस रहेगा। तो ये लो भाई, अगर हमसे सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर पूछे जाते तो लार्जेस्ट नंबर क्या है? आप बोलते सर लार्जेस्ट नंबर है 50। स्मॉलेस्ट क्या है? 38। स्मॉलेस्ट ही इसकी पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर, और लार्जेस्ट ही इसका लास्ट नंबर होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर हमसे सम पूछा जाता तो हम क्या करते? 50 में 38 को जोड़ देते और आंसर आ जाता 88। हमसे डिफरेंस पूछा गया है तो हम 50 में से 38 को माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा 12। इन चारों में से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, सम, डिफरेंस, कुछ भी। क्लियर है भाई? हाँ या ना? ठीक है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है सवाल में कि पहले के 3 संख्याओं के बीच का मीडियम क्या है, वो मीन क्या है। आपसे सवाल में देखो ऐसे भी पूछ सकता है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 3 नंबर। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि पहली 3 संख्याओं का माध्य क्या है। अब आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछे, उसका जो मन करे, आप इसी सवाल में सब कुछ समझने की कोशिश करो। आपसे पूछा जाए पहली 3 संख्याओं का माध्य क्या है, आपको समझ में आ गया पहली 3 संख्याएं क्या है? 38, 40 और 42। इनके बीच का मिडिल नंबर क्या है? 40। तो यही इसका मीन हो गया, खत्म, आंसर हो जाएगा 40। आखिरी 3 संख्याओं का मीन क्या होगा? 48। समझ पा रहे हो? तो जो एग्जामिनर आपको देना चाहे वो एग्जामिनर उसको कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। आंसर इस सवाल का क्या है? 12 है। ठीक है, ओके। दूसरे तरीके से हम ये समझ सकते थे कि अगर मान लीजिए मैंने मिडिल नंबर फाइंड कर लिया, हमारी संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 हैं। मिडिल नंबर मेरे को पता है 42 है, तो अगला क्या होगा? +2। उसके बाद क्या होगा? +2। उसके बाद क्या होगा? +2। तो कुल मिला के आपको समझ में आ रहा है यहां से लेके यहां तक +6 होगा, है ना? जैसे इससे कम क्या होगा? -2। ये इससे -2, ये इससे -2, क्योंकि दो दो का अंतर होगा, दो दो का ही तो अंतर होगा, क्योंकि ये इवन नंबर है। तो बस बेटा यहां से लेके लास्ट नंबर क्या आएगा? -6। -6 और +6 अंतर कितना है? 12 का। हम डायरेक्ट बता सकते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बड़ा नंबर छोटा नंबर निकालने की भी जरूरत नहीं है, अपन वैसे बता सकते हैं 12 का अंतर होगा। ठीक है, चलिए और लिखिए सवाल इसी पे। if the mean या एवरेज ऑफ 8 consecutive even number is 45, find the sum of first and last number।
ठीक है भाई। तो ऐसे सवालों को आप 100% कर लोगे, ठीक है। मैं मान के चलता हूं कि ऐसे सवालों को आपको दिक्कत नहीं आएगी। हमने काफी सारे टाइप के सवाल इसमें देख लिए। यदि 8 क्रमागत सम संख्याओं का माध्य या औसत 45 है, ठीक है भाई, 45 है, तो पहली और आखिरी संख्या का योग क्या है। देखो, हर तरीके से हम आपको समझा चुके। चलो सबसे पहले अपने कंसेप्ट से समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है? ये 8 नंबर हो गए। आप बोलोगे सर इसके बीच में मुझे 3 इधर से छोड़ दिए, 3 इधर से छोड़ दिए, ये एक नंबर दिख रहा है, ये एक नंबर है, इनका मिडिल नंबर कितना निकला? आप बोलोगे इनका मिडिल नंबर है 45, क्योंकि अंतर इनके बीच में 2 का होगा। इसका मतलब यदि मैं इसमें 1 जोड़ दूं, अगर मैं इसमें 1 प्लस कर दूं तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा, और इसमें से 1 माइनस कर दूं तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा। तो अगर मैं माइनस करूं तो इसका मतलब ये 44 होगा, और ये कितना होगा 46, ये होगा 48, ये होगा 50, ये होगा 52। ये नंबर कितना होगा 42, 40 और 38। तो बस 52 में 38 जोड़ दिए, आंसर आ गया 90। तो सम कितना निकल के आ गया 90। अगर आपसे सवाल आंसर पूछा जाए तो आप 90 बता दोगे, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया। फॉर्मूला ये था कि ऐसे कॉन्जिक्यूटिव डेटा में मीन कैसे निकलता है। आप बोलोगे सर मीन निकालने का आपने तरीका बताया था, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, ये मीन निकलता है। मीन आ रहा था 44 45। तो अगर मुझे फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर निकालना था तो 2 का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, तो बस आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 90। आपके सामने कई तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के, हर तरीके से आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। चलो भाई, है ना। अब इसको अपन पढ़ेंगे मंडे को। टाइम चेंज नहीं हुआ है बेटे, टाइम चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आज की क्लास मैंने सुबह ले लिया आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बैच के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो, बैच क्लासेस के रिगार्डिंग या कोई भी रिगार्डिंग, ठीक है, एक कोऑर्डिनेटर हूं मैं, तो आप मुझे मैसेज करिए। मैं वो मैसेज आपकी टीम तक भेजूंगा, वो टीम आपको कॉल करेगी। इंस्टा आईडी है uday.pavaiya। आप यहाँ पे मुझे मैसेज भेज सकते हैं बैच के रिगार्डिंग कुछ भी, ठीक है। कोई भी समस्याएं हैं, हाँ मैं आपसे बात नहीं करूंगा, हाय हेलो मत कीजिएगा। जो भी बैच के रिगार्डिंग अगर कोई इशू हो वो आप मेरे को भेजिए, नोट्स के रिगार्डिंग, क्लास के रिगार्डिंग, या किसी भी स्केड्यूल के रिगार्डिंग, मैं उसको देखूंगा, ठीक है। दूसरा, टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपके पेडागोजी, मैथ पेडागोजी और सबके नोट्स अपलोडेड हैं। वैसे तो आपके नोट्स के सेक्शन में भी अपलोडेड हैं, लेकिन टेलीग्राम पे अपलोडेड है, यहां से भी आप देख सकते हो, आपको थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा। मैथ्स विद उदय सर, ठीक है। चलिए भाई, मिलेंगे मंडे को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।